वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो वैकेंसी निकली थी 2013 के अंदर, उसका जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की। तो ये पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर अपन टोटल 50+ क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 180+ हैं, तो अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि टेक्निकल के ही क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। टेक्निकल के साथ साथ में आपको नॉन टेक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में भी किस तरीके से सॉल्यूशन आपको करना चाहिए या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आपको एक आइडिया वहाँ पर लग जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से कि ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 10,000 से, 10,000, फिर 11,000, फिर 9,900 और 10,890, 9,801। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट 4 डिजिट है या ये कहें इसका कि 10% जो है वो ऐड हो रहा है नेक्स्ट वाले में और 10% लेस हो रहा है किसमें, उसके नेक्स्ट में। तो सबसे पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर आप देखेंगे कि 9,900 का 10% होता है 990, तो यहाँ पर ऐड करने पर ये आता है 10,890, जो कि ये नेक्स्ट सीक्वेंस है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ लेस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, यहाँ पर अज्यूम करें x है, तो 9,801 में 980 अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 10,781, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सीरीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये एक सिंपल सीरीज़ थी, इसलिए आपको एक सिंपल वैल्यू यहाँ पर दे दी। मान लीजिए क्वेश्चंस टफ पूछते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें होती है। अगर गैप आप यहाँ पर देखेंगे कि गैप कितना है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स गैप है, कम गैप है, तो आप उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है उसके अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रखा होगा। तो इस तरीके से पहली प्रायोरिटी ये है। अगर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर कंपाउंड वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब मल्टीपल में इंक्रीज़ हो रही होगी, तो वो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ चलती है। तो दूसरा आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड वाली, ठीक है। और थर्ड अगर अपन बात करें तो कंपाउंड का मतलब होता है 2 चीज़ें, अगर उसके अंदर कुछ ऐड हो रहा होगा फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसके कॉम्बिनेशन में सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया कि नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना, कुछ सीरीज़ में पार्ट दे देगा कि इसके अंदर ये कौन सा पेयर जो है, इसका कौन सा पार्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पर दे सकता है। और कभी कभी क्या होता है बीच में मिसिंग सीरीज़ भी आपसे पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट सीरीज़ में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये लास्ट में पूछा गया, नेक्स्ट टर्म पूछी गई है इससे, और यहाँ पर मिसिंग टर्म पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सिंपल पार्ट है सीरीज़ का, इसके अंदर 1, 3, 5, 7 और 9 के ये स्क्वायर्स चल रहे हैं। आप देखिए स्क्वायर क्या होता है, 7 का 49 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है। अब यहाँ पर 9 का लिखेंगे तो 81 होता है, जो कि 81 यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब एक सीरीज़ की बात करें तो ये फ्रैक्शन में सीरीज़ चल रही है, कहने का मतलब भिन्न के अंदर चल रही है। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 है, 5/8 है, 7/16 है, और x/y अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू फाइंड करने। इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप ऑप्शन चेक कीजिए, क्या वह ऑप्शन जो है सिमिलर ऑप्शंस आ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर सारे यूनिक हैं, या अंश में भी यूनिक ऑप्शन है और हर के अंदर भी यूनिक ऑप्शन है। तो आप या तो अंश के साथ में शुरू कीजिए या फिर हर के साथ में, और एक ऑप्शन आपको निकल जाता है तो वहाँ यहाँ पर टाइम सेव यहाँ पर करेगा। फॉर एग्जांपल 1 के बाद में 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 के बाद में 2 ऐड किया 5 हो गया, 2 ऐड किया 7 हो गया, तो 2 ऐड करने पर 9 आएगा अंश के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक मेथड तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा अपन बात करें तो इसको जो हर है नीचे वाली संख्या उससे भी अपन कैलकुलेट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 2 का डबल हो रहा है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल होता है 32। यूनिक वैल्यू है हर के अंदर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आप देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि जनरली क्या होता है मान लीजिए यूनिक ऑप्शन भी नहीं रहे तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी अपन देखेंगे सिमिलर ऑप्शंस आते हैं, वहाँ में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2013 के पेपर में, अभी आगे अपन देखने वाले हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। ये आपके मैथमेटिक्स में भी हेल्पफुल होगा, दूसरा आपके हेल्प करेगा ये रीजनिंग के अंदर। ठीक है, आपको कम से भी कम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर एक सेकंड हर एक मिनट कीमती होता है, तो आप 30 तक के स्क्वायर, क्यूब और अपन बात करें टेबल, ये चीज़ें याद करके रखिएगा। और 1 से लेकर 1/30 तक यहाँ पर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यूज़ को याद कीजिएगा। और कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दे रखी है, ये आपके डीआई वाले क्वेश्चन में जो है वो बिल्कुल हेल्प करेगा। परसेंटेज वाला जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती है। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि एक्स का वाई जो है इतना परसेंट है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली इससे सॉल्व हो जाते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज़ से। तो ये आपको हेल्प करेगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीरीज़ के अंदर, एक तो न्यूमेरिक सीरीज़ जो अपन देख रहे थे यहाँ पे फ्रैक्शन वाली सीरीज़, एक सीरीज़ आती है अल्फ़ाबेट वाली, जिसके अंदर आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके नंबरिंग सीक्वेंस आप यहाँ पे याद कर लीजिए, नंबर याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ABCD, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ दूसरे मेथड की वजह से। ठीक है, एक तो ये है कि इसको आप नंबर याद कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एक रफ पेपर मिलता है वहाँ पे, तो आप उसमें नंबरिंग सीक्वेंस डाल लेते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे। आप पहले टाइम बचा लीजिएगा, जैसे इस तरीके के टेबल जो अल्फ़ाबेट की वो है, ये टेबल आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नंबरिंग डाल लीजिएगा इस तरीके से। ये इसमें आपको देखिए, और एक और बात, ये भी अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, 5th पोजीशन, 10th पोजीशन, 15 पोजीशन, और अपन बात करें 20th पोजीशन और 25th पोजीशन जो है AEJOTY, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे भी आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ याद होंगी तो सीधा आप इसके नंबर के डिफरेंस आप देख लेंगे कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस में डी यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो ये तो आप नंबरिंग अगर आप याद है तो ईजिली कर पाएंगे। और फिर भी नहीं होता है तो सबसे पहले यू पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और बी पे क्लिक कीजिए। बीच में देखिए यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो 6 अल्फ़ाबेट बीच में आ रहे हैं, तो पहला ये हो गया। फिर अपन दूसरा चेक नहीं करते हैं, तीसरा चेक करते हैं आई और पी के बीच में। यहाँ पर आई को मार्क किया 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल पी के बीच में 6 का सीक्वेंस है। तो अपन सीधा क्या करेंगे, डब्लू के बाद में 6 क्या होता है, यहाँ पर डी होता है। तो डब्लू यहाँ पर देखा और 6 का मार्क किया, डी होता है, तो ये अब इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और फिर भी मान लीजिए 2 अपन ने जब चेक किया तो एक चीज़ आप सोचिएगा कि यहाँ पर U के बाद में W जो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो इसके जिस तरीके से B का रेफरेंस दिया है उस तरीके से B के बाद में सेकंड पोजीशन पे D आता है। तो एक तरीका ये भी होता है इसको सोचने का। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस तरीके से अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप याद कीजिएगा, इससे और फास्ट ये चीज़ें कैलकुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। इंडिया लेवल पे आपको डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए, बोली अगर कोई भाषा जो इम्पोर्टेंट होती है पर्टिकुलर स्टेट से वो पता होनी चाहिए। और अगर अपन बात करें हेडक्वार्टर्स जो है, मेजर हेडक्वार्टर्स, वो पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके का पार्ट है। यहाँ पे आपको अगर इंटरनेशनल बात करें तो मेजर हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, इनके जो चीफ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है। करेंसीज पूछ लेता है आपसे, अगर इंटरनेशनल आपसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया या फिर इंटरनेशनल जीके के बारे में, तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरीके के कि आप उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा हेडक्वार्टर्स हो गया, करेंसी कैपिटल्स हो गए, इस तरीके के। तो स्टैटिक जीके का एक जो नोट्स है वो हम अभी बन रहे हैं, आपको
एप्लीकेशन पे वो कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पर अपन जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, ये करेंसी कैपिटल, हेडक्वार्टर्स, डांस फॉर्म्स हो गया, अगर पार्क्स है तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए असम का जो होता है वो बिहू यहाँ पर होता है, तो केरला का कथकली यहाँ पर डांस फॉर्म होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। स्टेट वाइज क्या होता है कि कुछ डांस फॉर्म्स यहाँ पर निकाले जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर लोक नृत्य इनको बोलते हैं, राजस्थान के बारे में बात करें क्योंकि राजस्थान में ये निकली थी, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर होता है घूमर, चक्री, ठीक है, गणगौर, ठीक है, धपाल, कालबेलिया, ये नृत्य है जो कि राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर होंगे। तो कुछ चीज़ें तो यहीं पे क्लियर करेंगे, बाकी जो है आइडिया मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस पर अपन फोकस रखेंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो वो साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन पहले आया था, अल्फ़ाबेट की अपन ने सीरीज़ ड्रॉ करी थी कि किस तरीके से A to Z तक AEJOTY, उससे भी अपन ने ऐड किया था। तो इसमें क्या होता है कि जब ऑप्शंस अपन ने देखे तो यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस आ गए हैं। तो इसमें देखिए आप कि तीनों स्टार्टिंग के जो है BCD में क्या है, Z है। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, लास्ट वाली यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका वो सीक्वेंस के हिसाब से W। तो अब आप चेक करेंगे कि W किस किस में है, फर्स्ट वाले में है और D में है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर देखेंगे कि D से ये ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट वाले को चेक करिए और लास्ट वाले को चेक करिए, इसके अंदर से इसी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट की नज़र से ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में अपन को इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। फ्लावर जो है वो बर्ड से निकलता है, प्लांट निकलता है सीड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। रीजनिंग का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट देखिए, टेनिस जो खेला जाता है वो टेनिस को खेलते हैं कोर्ट के अंदर, टेनिस का कोर्ट होता है। और बॉक्सिंग जो होती है, बॉक्सिंग मैचेस जो है रिंग के अंदर होते हैं, तो बॉक्सिंग रिंग होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ब्लड रिलेशन में कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो किस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर देखिए, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप हायरार्की, एक आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक के बाद में एक आ रहा है यहाँ पर, तो हायरार्की यहाँ पर डिनोट करते हुए इस तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको मेल को डिनोट करना है तो प्लस सिंबल से डिनोट कीजिए, फीमेल को करना है माइनस सिंबल से। अगर मैरिड कपल हैं कोई तो उनको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए एरो वाले फॉर्मेट में, और सीधा लाइन ड्रॉ करनी है तो इसका मतलब है ब्रदर एंड सिस्टर्स। और ये जो हायरार्की की बात कर रहे हैं, जैसे कि फादर है तो वो फर्स्ट उसके अंदर आएगा, उनके बच्चे हैं जो नेक्स्ट लेवल पे इस हायरार्की में आएंगे, और फिर अगर मान लीजिए उनके भी बच्चे हैं तो यहाँ पर थर्ड हायरार्की में आएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि ए फैमिली हैज़ अ मैन एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पर एक मैन मैंने बना दिया प्लस से, और उसकी पत्नी है, मतलब शादीशुदा है दोनों, तो यहाँ पर माइनस सिंबल बना दिया, और मैरिड कपल में ये वाला एरो ले लिया। दे आर 4 सन्स, तो यहाँ पर इनके नेक्स्ट हायरार्की आई है, नीचे ड्रॉ करेंगे। पहला सन, दोनों भाई हैं, दूसरा सन, तीसरा भाई, यहाँ पर तीसरा सन, और चौथा भाई। एंड देयर वाइफ्स, मतलब ये भी शादीशुदा हैं, तो पेयर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मैरिड कपल, ये माइनस बीवी के लिए, पत्नी के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया माइनस, यहाँ पर ड्रॉ किया माइनस। द फैमिली ऑफ एवरी सन also has 3 sons and 1 daughter. The total number of male members in the whole family. अब यहाँ मेल मेंबर्स की बात करी है, इन बच्चों के भी, जो ये बच्चे हैं इनके भी कितने हैं, 3 तो मेल बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी हायरार्की ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 2, और अगर अपन बात करें तीसरा, और एक माइनस में इसकी सिस्टर आ गई, तो यही स्ट्रक्चर होगा दूसरे। इनके भी ये 3 तो मेल हैं
और एक यहाँ पर फीमेल है। जब देखा जाए यहाँ पर 3 मेल हैं तो 3 मेल यहाँ पे हो गए, 3 मेल यहाँ हो गए और थर्ड यहाँ पर और फोर्थ पेयर यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर मेल हो गए 12। और जबकि यहाँ पर 4 कितने हैं इसके हैं और एक यहाँ पर, तो टोटल होते हैं 17। तो 17 इसके आंसर हो जाएंगे। हायरार्की का मतलब यहाँ पर देखा अपन ने कि इस तरीके से चलते हैं, पहले पति पत्नी, फिर उनके बच्चे हो गए यहाँ पे और फिर उनके बच्चे हो गए। तो इस तरीके से इजीली अपन सॉल्व कर पाए इस तरीके के क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोंकणी जो है वो भाषा बोली जाती है गोवा के अंदर, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और डोगरी जो भाषा बोली जाती है जम्मू के अंदर, तो ये आप ध्यान में रख के जाइएगा। स्टैटिक जीके में लैंग्वेजेस जो होती हैं स्टेट वाइज वो आपको याद होनी चाहिए। वो अपना ये जो PDF आने वाली है नोट्स के रूप में, तो वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक जीके की एक ही हम यहाँ पर नोट्स निकालने वाले हैं। देखिए, नेशनल जो एम्बलम है उसका मतलब होता है राज्य चिन्ह। तो भारत का राज्य चिन्ह की बात करें तो ये इसके अंदर कौन कौन से जानवर यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इसके अंदर इसका सिंपली आंसर है हॉर्स, बुल और लॉयन, जो कि ऑप्शन ए होता है। अब इसके बारे में क्योंकि अपन भारतीय हैं, अपन को सारी बातें पता होनी चाहिए, कम से कम जो इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर बात करें तो सत्यमेव जयते इसके ऊपर लिखा हुआ जाता है और इसका मतलब क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। और इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। और इसके अंदर जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिखाई देती है जानवर के रूप में, ठीक है। तो इसको अशोक के स्तंभ के अनुकृति इसको माना गया है, मतलब अशोक के स्तंभ के समान इसको माना गया है। ये है अपना भारत का राज्य चिन्ह। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये स्टैटिक जीके का होता है। देखिए, इंडिया की जीके के रेफरेंस में पूछा गया है। भारत के अंदर प्रथम है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और राजस्थान में अगर कोई प्रथम है तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था, तो ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। अगर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर इनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक होंगे, वाज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने, उनके अंदर 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे रहते हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट होगा इसके अंदर ऑप्शन सी, जो कि 86वां संविधान संशोधन है, इसके अकॉर्डिंग दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो कि 42वां संविधान संशोधन है, इसको अगर अपन बात करें ये स्वर्ग सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर इसको लिया गया, और इसके अंदर नागरिकों के लिए मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया। और यहाँ पर बात करें कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को इसमें बाध्य कर दिया गया। तो ऐसा अमेंडमेंट जिसमें कैबिनेट की जो एडवाइस है राष्ट्रपति के द्वारा माननी जाए, ऐसा बाध्यता यहाँ पर की गई। अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो संविधान संशोधन आता है वो आता है 76वां संविधान संशोधन। इसको 1994 के अंदर किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो है 9वीं अनुसूची के अंदर संशोधन किया गया था। और देखें तो तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर 69% रिजर्वेशन दिया था कि जो कि पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों के अंदर 69% रिजर्वेशन दिया गया, पहली बार जो दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं। मेजर अमेंडमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, और रिसेंटली अगर कोई हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडिया लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन पार्टनरशिप ऑफ, मतलब 2012-13 की बात है। ये जो है चर्चा का विषय था कौन सा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये बनाया गया था इंडिया और जापान के कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के तहत। और अब देखा जाए तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो या तो इंडिया लेवल पे हो या फिर अपने राजस्थान लेवल पे, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये करंट अफेयर के आप पोर्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा।
हु इज़ द विनर ऑफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2012, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मान लीजिए वर्ल्ड के अंदर भारतीयों के द्वारा कोई चीज़ विनर हो या वर्ल्ड चैंपियन वो बने हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं राष्ट्र को वो प्रतिनिधित्व करते हैं और एक मेजर डेवलपमेंट है भारत के खिलाड़ियों के द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप अवार्ड्स से रिलेटेड या स्पोर्ट्स के सेक्शन में तो कोई चैंपियनशिप किसी ने जीती है तो वो चीज़ें आती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और वो भारत से रिलेटेड नहीं है, किसी दूसरे देश से हैं, तो वो उसका देश पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के पोर्शन में कवर होते हैं। कुछ बुक एंड ऑथर की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है। देखो, एग्जामिनर पूछ सकता है बुक एंड ऑथर, अगर करंट अफेयर में कोई बुक चल रही है, करंट नॉलेज में, करंट न्यूज़ के अंदर, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ बुक जो है जो स्टैटिक जीके का पार्ट रहती है, मान लीजिए कोई मेजर यहाँ पर डेवलपमेंट किए हों किसी भी पर्सन ने इतिहास के अंदर, तो उसके द्वारा कोई बुक लिखी गई हो, जैसे यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड है, राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ बुक लिखी गई, तो एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ इतिहास के अंदर जिन्होंने नाम दर्ज कराया वैसी बुक्स इंपॉर्टेंट होगी और कुछ इंपॉर्टेंट होगी करंट सेक्शन में, तो इन पर भी ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई बिल पास होता है, यहाँ पर अपन केवल एक आइडिया ले रहे हैं, 2012 का पेपर गया था तो आज 2021 आ गया, 2021 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पहले क्या पूछे गए थे तो क्या अपन को पढ़ना चाहिए, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है। और जैसा ये इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट ही नहीं, जबकि कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आएगी परमानेंट, उसके अंदर भी ये किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा कोई रेजोल्यूशन पास किया गया है वो, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के कोई बिल आया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 2012 के अंदर पूछा गया था, 18 अप्रैल, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर मीराबाई, अगर अपन बात करें, मीरा प्राइज़ गिवन बाय राजस्थान साहित्य अकेडमी 2011-12, 2011-12 में अवार्ड दिया गया था मीरा प्राइज़ साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो ये अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान में कोई हाल ही में दिया है तो वो आप पढ़ के जाइएगा अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ये रीजनिंग का सेक्शन है, क्लॉक के पोर्शन से पूछा गया है। इसको फॉर नाउ अभी स्किप करते हैं क्योंकि इस चीज़ों के अपन यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसको स्किप करते हैं। कंप्यूटर साइंस के अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट बिगिन हुआ था डांडी मार्च से। गांधी जी जो है उनसे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ के जाइएगा। इतिहास के अंदर भारत को आज़ादी दिलाने में इनका मुख्य महत्वपूर्ण श्रेय रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ मेजर इसके अंदर मान लीजिए जो विरोध जो हुआ था पहले, तो उसकी स्टार्टिंग प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो अलग अलग राज्यों के अंदर यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीवी शो सत्यमेव जयते जो है उस टाइम पे आमिर खान जी के द्वारा होस्ट किया गया था, तो चर्चा का विषय था इसलिए पूछ गया। महाराणा कुंभा ने जो फोर्ट बनाए थे, तो इसमें पूछा गया है कितने फोर्ट्स जो है महाराणा कुंभा ने बनाए थे, उनका क्रेडिट महाराणा कुंभा को जाता है। ठीक है, तो 32 टोटल 32 फोर्ट बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा। तो फोर्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पर जो देखिए साथ में ही आ गया तारागढ़ फोर्ट। ऐसे ही 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईए में, जो भी फोर्ट से रिलेटेड था, वो अपन ने पिछले उसमें सॉल्व कर लिया है। तारागढ़ जो है उसको अपन बोलते हैं गढ़बीटली की पहाड़ी पर ये है, तो इसलिए तारागढ़ फोर्ट को गढ़बीटली दुर्ग भी बोला जाता है। इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय वैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अजमेर में पड़ता है। ये अपन स्टैटिक जीके में पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जो कि अपना आईए का कोर्स चल रहा है। निहाल चंद जो पेंटिंग है वो राजस्थान की किस स्टाइल से यहाँ पर बिलोंग करती है, तो ये आपको पूछा गया। तो निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली के अंदर ये आती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पेंटिंग की स्टाइल्स जो होती है वो पूछी गई है। मत्स्य संघ की बात करें, देखिए पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो है राज करते थे, संघ जो बनाए जाते थे, उसके बाद में संघ बना, मत्स्य संघ हो गया। अगर बात करें तो इसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं था, तो जयपुर मत्स्य संघ के अंदर नहीं आता। अजमेर यहाँ पर अलवर, भरतपुर और धौलपुर मत्स्य संघ का पार्ट था। अगर बात करें तो 7 संघों की बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है।
और दूसरा राजस्थान का एकीकरण आप पढ़ के जाइएगा, वहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन सा बना और उसको नाम क्या दिया गया, वृहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए अग्नि नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सी अगर संप्रदाय या रिलीजियस सेक्ट से के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, तो ये आप पूछा गया है। तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के द्वारा इसको अग्नि नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो ये अपन बात कर चुके हैं जसनाती के बारे में। स्टैटिक जीके में इनके जो डांस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फोक देवता की बात करें, कोलू विलेज से जो रिलेटेड रहे हैं राजस्थान के अंदर वो हैं पाबूजी। तो फोक देवता, देवी देवता यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन आता है डेटाबेस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए हार्डवेयर सिस्टम। तो यहाँ पर यही चीज़ गलत हो जाती है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, सिंपल है, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर सिस्टम नहीं है। हार्डवेयर वो होता है जिसको टच किया जा सकता है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी हो। तो ऑप्शन ए में हार्डवेयर दे रखा है, बी में हार्डवेयर दे रखा है, दोनों को स्किप कीजिएगा। सी के अंदर सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल एक्सेस टू डेटाबेस, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट, मेंटेन, प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू। अनकंट्रोल्ड यहाँ पर मतलब होता है ऐसा सिस्टम, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर अपन उसको क्रिएट कर सके, मैनेज कर सके, प्रोवाइड कर सकें कंट्रोल्ड एक्सेस, मतलब उसको कंट्रोल्ड एक्सेस में डेटाबेस को एक्सेस कर पाएँ। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब है अपन डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा अपन डेटाबेस में क्वेरी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको और चीज़ बता दूं, जो डेटाबेस की स्कीम लिखी जाती है वो डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज DDL के द्वारा लिखी जाती है। ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से आप देखिए बहुत सारे इर्द गिर्द के कंसेप्ट भी है, वो भी अपन यहाँ पर क्लियर कराते चलेंगे। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर ये हो गया होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब प्रॉपर्टीज़ की बात की है डेटाबेस से, तो अपन देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको अपन ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले DBMS इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो IA का है, जो RSSB के द्वारा लिया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान जो विद्युत विभाग है उसके अंदर डेटाबेस एज ए सिलेबस में नहीं दिया गया, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। इर्द गिर्द की छोटी चीज़ें मैं आपको MCQ की जो सीरीज़ आने वाली है उसमें भी बता दूंगा, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे भी आइडिया लगा सकते हैं। इससे बाहर जाने के कम ही चांसेस हैं। द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डेटाबेस आर, मतलब कहने का मतलब है डेटाबेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला ऑप्शन है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही है। लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जिसका कुछ लॉजिक हो। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं अपन, तो वहाँ पर उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, वो किस क्लास में है वो होगा, तो ये लॉजिक बनता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का ऑक्यूपेशन हो गया, मतलब वो कोई काम कर रहा है। स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ इंडिया के रेफरेंस पे। अगर फॉरेन की बात करें तो वहाँ पर तो स्टूडेंट भी क्या है, अपना कुछ काम करते हैं, तो वो हो सकता है। जबकि यहाँ पर लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड जो है इंटीग्रेटेड वे में कलेक्शन इसको कहा जा सकता है, तो ये एक प्रॉपर्टी कही जा सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है बिल्कुल। इट इज़ कंसोलिडेटेड और सेपरेटेड फाइल इनटू कॉमन पूल डेटा रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड रहता है, सेपरेट फाइल्स रहती है जो एक कॉमन पूल के अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में है, इसकी सेपरेट फाइल बनेगी जो कि अगर बात करें इंटीजर टाइप का डेटा वहाँ पर स्टोर होगा, और नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पर सेपरेट फाइल्स हो के साथ साथ में सेपरेट फाइल्स भी हो सकती है। मान लीजिए अगर ये डेटाबेस पूरे स्कूल सिस्टम का होता तो टीचर्स के रिलेटेड भी होगा, तो वह टीचर की सेपरेट फाइल्स होंगी, उसको कॉमन पूल में डेटा रिकॉर्ड्स के माध्यम से कंसोलिडेट या और सेपरेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट। कहने का मतलब देखिए जो डेटा होता है, डेटा और डेटाबेस के अंदर जो प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम की अगर रेफरेंस लें, प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें होती है, कुछ कोड होता है, और प्रोग्राम कोड से मॉडिफाई करता है डेटाबेस कनेक्ट, जो उस पर कनेक्टेड रहेगा उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर जो है डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसको मॉडिफाई किया भी जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है। तो यहाँ
स्टोर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजिंग इट। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसे यूज़ कर रहा है उससे वो सेपरेट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसको चेंज मॉडिफाई किया जा सकता है, बट ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि कंप्लीटली वो इसको डिपेंडेंट उसके रहेगा। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करें ट्रेडिशनल सिस्टम में, फाइल सिस्टम में, तो वो क्या होता है, इंटर रिलेटेड रहता है, डिपेंडेंट रहता है, मॉडिफिकेशन जो है होता है डेटा के साथ में उसमें हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी विशेषताओं के रूप में देखी जा सकती है डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट है गीगाबाइट ईथरनेट। ईथरनेट की बात करें, वायरलेस लैन के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। और गीगाबाइट ईथरनेट के अंदर डेटा रेट जो MBPS के अंदर पूछी गई है वो अपन से पूछिए। देखिए GB जो होती है, जैसे अगर अपन बात करें 1 GB के अंदर 1024 MB होती है। ठीक है, उसी प्रकार अपन कहें कि गीगाबाइट ईथरनेट के अंदर जो डेटा रेट होती है, अगर उसको MBPS में लेना है तो 1000 के अप्रॉक्सीमेटली वो होती है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बारे में कुछ डिटेल से अपन बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं, ईथरनेट, लैन वगैरह है, IP एड्रेसेस में चेंजेस हुए हैं कुछ रिसेंट टाइम्स में अंदर कि IPv6 पे शिफ्ट हुए हैं करंट अफेयर के रेफरेंस में, क्योंकि उन चीज़ों को क्लोजली अपन ने देखा कि जो अपना मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीरीज चल रही है, उसमें देखा कि किस तरीके से IPv4 से IPv6 पर शिफ्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर कुछ टीम भी बनी है, टास्क फोर्स बनी है, एजुकेशनल अगर बात करें वहाँ पे इंस्टीट्यूट वहाँ पर फॉर्मेशन उसका हुआ है। तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो साथ में ही अपन चलते सॉल्व करते चलेंगे। तो ईथरनेट की बात करें तो ये वायर्ड लैन होती है, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मैककेफे और डेविड बॉग्स। इनके द्वारा 1970 के अंदर डेवलप की गई। इनकी कुछ जनरेशन्स होती हैं। जिसको स्टैंडर्ड ईथरनेट की बात करें तो ये 10 Mbps की स्पीड होती है, फास्ट ईथरनेट 100 Mbps, गीगाबाइट ईथरनेट 1 Gbps। और अगर अपन बात करें 10 गीगाबाइट ईथरनेट जो है 10 Gbps, यहाँ पर इसकी 4 जनरेशन्स के रूप में कैटेगराइज इसको किया गया है। वायर्ड लैन इसके बारे में बोला जाता है। मैंने वायरलेस बोल दिया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस। जब अपन क्लासेस की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 5 क्लासेस इसकी होती है। इसके अंदर मैं आपको पहली बात तो इसका आंसर बता दूं। इसका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन इसका डी आंसर हो गया, क्योंकि 229 की बात करें, 229 अगर शुरू होता है तो वो ऑप्शन क्लास उसकी डी होती है। अब इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें पढ़ के जानी है। एक तो IPv4 के रिलेटेड जो है सबनेट मास्क, जो उसके बारे में डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, इनकी रेंज क्या होती है वो आपको पढ़ के जानी है। और IPv6 के रिलेटेड भी अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ए लेयर 4 फायरवॉल। लेयर 4 फायरवॉल ए डिवाइस कैन लुक एट ए प्रोटोकॉल हैंडलर अप टू ट्रांसपोर्ट लेयर कैन नॉट। अगर बात करें लेयर 4 फायरवॉल की, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है वो क्या चीज़ें नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पर दी गई है। तो ब्लॉक एंटायर HTTP ट्रैफिक बिटवीन 9 PM to 5 AM। तो यहाँ पर टाइमिंग की बात नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या वह एंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है या नहीं। और ब्लॉक ICMP ट्रैफिक को, तो ICMP पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है। कभी कभी मान लीजिए जब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा होता है तो वो डेटाबेस से सेलेक्ट करता है, कुछ अच्छा टॉपिक मिल गया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में ऑप्शंस क्या पूछे गए हैं उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो कहाँ तक वो सोच सकता है। तो ICMP प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस नेक्स्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया है और नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। if 4 फायरवॉल की बात करें, लेयर 4 फायरवॉल जो कि ये नहीं कर सकता, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, स्टॉप इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम ए सेपरेट IP एड्रेस बट अलाउ आउटगोइंग ट्रैफिक टू द सेम IP एड्रेस। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्लॉक TCP ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूज़र ऑन ए मल्टी यूज़र सिस्टम बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे 9 PM से 5 PM। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि जो लेयर 4 फायरवॉल होता है ये
एंटायर ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर सकता, मतलब पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक यहाँ पर नहीं कर सकता, वो चाहे टाइमिंग कुछ भी है। जबकि यहाँ पर ICMP ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है और इस चीज़ को ये नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा। ICMP के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द मैसेज। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं वो तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट जो अगर बात करें कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, वो इसको स्किप कर देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है, जब कोई इजी क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान में रखिएगा कि वो पूछना क्या चाहता है, 2 बार पढ़िएगा इजी क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होता है, आपका कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड, डिजिटल सिग्नेचर जो है इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियली प्रोवाइड करता है, नॉन रेपुटेशन और ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है कॉन्फिडेंशियली प्रोवाइडेड ये नहीं करता है। मतलब ये कॉन्फिडेंशियली का मतलब है कि यहाँ पर डेटा जो आप सेंड कर रहे हो, डिजिटल सिग्नेचर जिसके ऊपर लगाया हुआ है, तो वो उसको कॉन्फिडेंशियली भेजे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं होती है डिजिटल सिग्नेचर की। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछले साल में क्लॉक के क्वेश्चन 2 आए हैं कि राइट एंगल बना है, वो कितने पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग कितने राइट एंगल ट्राइंगल है पहला, और दूसरा ये है कि फाइंड द एंगल। तो एंगल फाइंड करने के इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनिंग के इस पार्ट को भी अपन स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो है बूट स्ट्रैप क्या है, आपको पता है बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है स्टार्टिंग के अंदर बूटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये एक इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम रहता है जो कि स्टार्टअप है कंप्यूटर। तो और ये जो सॉफ्टवेयर इसको करता है उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ये मेमोरी डिवाइस नहीं है, ए डिवाइस सपोर्ट द कंप्यूटर, ये भी इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। एंड एरर करेक्शन टेक्निक ये भी नहीं है। एरर करेक्शन टेक्निक दिया है तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या सोच रहा है कि एरर करेक्शन से भी रिलेटेड कुछ उसने पढ़ा होगा जब ही यहाँ पर मार्क किया है। तो इसलिए अपन देखेंगे एरर करेक्शन टेक्निक को भी आप पढ़ के जाइएगा। जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल के बारे में पूछा गया है। देखिए अब वैसे मैं आपको ऑलरेडी कन्वर्जन बता चुका, बट फिर भी आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें करनी थी वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको देखेंगे कि ये जो पॉइंट से पहले की चीज़ें हैं स्टैटिक है, मतलब फिक्स है, सेम है, तो आपको क्या सॉल्व करना था, केवल ये वाला पार्ट। और इस वाले पार्ट में ये वाला पॉइंट के बाद वाला जो है 1.101 ये सॉल्व करना था। आपको पता है जब इसमें अपन क्या करते हैं, ये कौन सी हो गई, 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो ये 2 के मल्टीपल में चलती है और फ्रैक्शन वाली पार्ट में डिवाइड में चलती है। 2 के जो 1 वाली चीज़ हैं, तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 59.625 ये इसका आंसर यहाँ पर होना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, इसलिए मैं आपके यहाँ पर ये स्किप कर रहा हूँ। तो कन्वर्जन अपन ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके, कोर्स में भी पढ़ चुके और प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके, जो नंबर सिस्टम यूट्यूब पर मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर। अब इसमें हेक्साडेसिमल नंबर पूछा है किसके, ये जो डेसिमल नंबर है उसका। तो ये कन्वर्जन अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी अपन स्किप करते हैं। तो नंबर कन्वर्जन तो विशेष रूप से आप पढ़ के जाइएगा। क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी बताने को वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे यहाँ पर A0 आ रहा है, तो ये इसमें भी अगर अपन बात करें किसी भी संख्या से जो चीज़ें आपको रिमाइंड करने की होती है वो मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए किसी भी संख्या से ऑक्टल से डेसिमल कर रहे हैं तो 8 की पावर में 0 फर्स्ट पोजीशन, वो वाला कंसेप्ट चलेंगे। बाइनरी से कर रहे हैं 0 1 से, और डेसिमल में कर रहे हैं तो बाइनरी में 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इसके सीक्वेंस में। अगर हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं तो यहाँ 16 की पावर चलेगी, तो यहाँ पर 0 इंटू 16 की पावर 0 किसी भी देखें, और यहाँ पर a इंटू 16 की पावर 1, तो a को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं डेसिमल के अंदर 10 से, और 16 की पावर 1 कितनी होती है 16, और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 प्लस, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0, तो 16 इंटू 0 दैट इज़ कॉल्ड 160। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो जो चीज़ें आपको बतानी है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, कुछ स्किप करना है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब
देखिए, विच टेक्निक इज प्रेफरेबल फॉर ट्रांसफरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम ए मेमोरी इन ए शॉर्ट टाइम। अगर शॉर्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसको आप अकॉर्डिंग अपन डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा जब लार्ज अमाउंट की बात की जा रही है तो यहाँ पर DMA, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ए नंबर ऑफ स्टेशंस इज़ नोन एज। अगर बात करते हैं साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन, साइमल्टेनियस का मतलब होता है ये जो एक स्टेशन है, ये मान लीजिए एक टावर है या स्टेशन है, इससे साइमल्टेनियसली एक ही समय पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टेशंस में, तो ये इसको अपन बोलते हैं क्या बैंडविड्थ बोलते हैं? नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, तो उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन, इसको एनालॉग का मतलब होता है जो एनालॉग कंटिन्यूस सीक्वेंस में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट अपन इसको कह सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के बीच में स्पेस नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। एक तो होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट को मैंने बता दिया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र करना। जो ये इंटरनेट अगर अपन बात करें, रेडियो स्टेशंस जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे रेफरेंस में आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन रेडियो के रेफरेंस में पूछे जाते थे, अभी यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ़ स्टेशंस, तो ये कहने का मतलब तो वही है। जो CPU की एग्जीक्यूशन साइकिल होती है वो उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट सीक्वेंस। तो फैच का मतलब होता है पहले डेटा प्राप्त करना, फिर उससे डिकोड करना मतलब उसको समझना, और फिर उसके बाद में उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। जब प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे डिकोड करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? ऑप्शन ए के अंदर पहले डिकोड करना, फिर फैच करना, फिर एग्जीक्यूट, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि एग्जीक्यूशन पहले हो रहा है और यहाँ पर फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड ये गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। एक पर्टिकुलर फिक्स साइकिल है, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट यहाँ पर होते हैं CPU के अंदर। अब देखिए सबनेट मास्क की अगर अपन बात करें, सबनेट मास्क के अंदर सी के लिए यहाँ पर जो सबनेट मास्क दिया गया है तो वो होता है 255.255.255.0। अब सबनेट मास्क को अपन किस तरीके से देखें तो क्लासेस होती है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एड्रेस क्लास ए की बात करें तो इसकी रेंज होती है 1.0.0.0 से 126.255.255.255, मतलब इतने IPs जो है वो क्लास ए के अंदर रहेगी। इसका सबनेट मास्क जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो 255.0.0.0 ये सबनेट मास्क है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्लास ए का रहता है। बी की बात करें तो यहाँ पर मैं सबनेट मास्क बोल रहा हूँ क्योंकि रेंज जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 255.255.0.0 ये जो है इसका सबनेट मास्क है बी का। सी का जो होता है 255.255.255.0 ये सी का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो ये ऑप्शन बी का है सी नंबर पर और ये ऑप्शन ए का है, ठीक है, ये कोई सबनेट मास्क नहीं होता है इसलिए यहाँ पर स्किप कीजिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात करते हैं, देखो कुछ और बता दूं मैं आपको, तो ऑप्शन डी की बात करें, जब अपन बात कर रहे हैं क्लास डी की तो इसके अंदर रिजर्व फॉर मल्टी टास्किंग के लिए, मल्टी कास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में तो कि विच क्लास, ऐसा पूछा जा सकता है क्लास डी इज़ रिजर्व फॉर, तो किसके लिए रह सकता है? रिजर्व रहता है मल्टी कास्टिंग के लिए। तो और अगर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना है फ्यूचर के लिए तो एक क्लास छोड़ी जाती है ई जिसकी रेंज होगी 240.0.0 से 255.255.255. तो ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लास ई रिजर्व रहती है। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहते हैं नेटवर्क के, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जैसा मैंने कहा था आपको कि ICMP जब अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ICMP ट्रैफिक आप देख रहे हैं तो एग्जामिनर ने ICMP के बारे में पूछ लिया क्योंकि वो चीज़ें ये पढ़ रहा था। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर आते हैं ICMP से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अब देखिए, देखो चाहता तो वो ICMP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता था,
बट यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी आपसे पूछी गई है कि ICMP प्रोटोकॉल क्या काम करता है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि ICMP प्रोटोकॉल जो होता है वो किस काम में आता है। तो सबसे पहले ये पहला ऑप्शन है अलाउ गेटवे टू सेंड एरर और कंट्रोल मैसेजेस टू अदर गेटवेज और होस्ट, क्या यही काम करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन ए मशीन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन अनदर। मतलब कहने का मतलब बी ऑप्शन कहता है कि एक IP जो सॉफ्टवेयर है उससे एक मशीन के IP एड्रेस से IP सॉफ्टवेयर से दूसरे IP सॉफ्टवेयर पर ये क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। थर्ड हो गया यहाँ पर रिपोर्ट एरर कंडीशन टू ओरिजिनल सोर्स, द सोर्स मस्ट रिलेट टू एरर टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टेक एक्शन टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ये ऑप्शन सी दिया गया है एरर करेक्शन से कि क्या वह ICMP प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो है रिपोर्ट करता है एरर को जो कि सोर्स से ओरिजिनेट हुई है उसके लिए और उससे रिलेटेड इंडिविजुअल जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको कि वो एक्शन उसको ले, अप्रोप्रिएट एक्शन ले, तो इसके लिए रिपोर्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस ये पूछना चाहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ये सारे काम किए जाते हैं किसके द्वारा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल के द्वारा। एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता था अगर उसको नॉर्मल क्वेश्चन पूछना होता तो। अपन इसको समझा, एक बार वापस रिवीजन करते हैं। ये जो है एरर कंट्रोल के लिए काम में आता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो एक IP सॉफ्टवेयर से दूसरे IP सॉफ्टवेयर में कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन जो है उसको प्रोवाइड करता है। अगर कोई एरर आती है तो उसको ओरिजिनल इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम को ये एक्शन लेने के लिए वहाँ पर रिपोर्ट करता है। तो ये ICMP प्रोटोकॉल की फंक्शनलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस वन मशीन टू अनदर। अगर एक मशीन से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन पर, एक पेयर से दूसरे पेयर पर, अगर इसको अलग मशीन माने तो पेयर के सेंस में, ठीक है। जो यहाँ पर जो काम करता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि SMTP काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया था। अब अगर बात करते हैं वी कैन ग्रेटली रिड्यूस TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम जो है उसको TCP/IP को सॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के द्वारा, DHCP सर्वर के द्वारा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ NNTP। NNTP का पोर्ट नंबर पूछा है। ये पोर्ट नंबर होता है 119। तो आपको मेजर प्रोटोकॉल्स है उनके पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता दूं, देखो FTP डेटा है, FTP डेटा के लिए ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए TCP का ये प्रोटोकॉल होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 20। अगर बात करते हैं ये कंट्रोल की बात करें, अगर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के कंट्रोल का पोर्ट नंबर पूछा है आपसे तो ये होता है 21। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसको टेलनेट बोलते हैं अपन, यहाँ पर ये TCP का ही पार्ट होता है, इसको जो पोर्ट नंबर है 23। अगर बात करें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल की जो मेलिंग के लिए यूज़ में आता है, अभी अपन ने पहले देखा, इसका प्रोटोकॉल होता है कितना, पोर्ट नंबर होता है 25। अगर बात करते हैं गोफर प्रोटोकॉल की बात करें, GOPHER गोफर की, तो ये इसका पोर्ट नंबर होता है 70। ये आपने ऑप्शन में दे रखा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो प्रोटोकॉल है NNTP जो 119 होता है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आपको मेजर प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपन 48 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन ए कंपाइलर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ओवरलेडेड कंस्ट्रक्टर्स दे आर कॉल्ड। तो उनको क्या बोलेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्टर C++ के अंदर 3 तरीके के होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट जिसके अंदर क्लास नेम और सिंपल क्लास नेम आता है, और दूसरा आता है पैरामीटराइज जिसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, और थर्ड है कॉपी जिसके अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉपी करने के ये काम में आता है। तो C++ के अंदर तो ये होता है। अब बात करते हैं ये जो चीज़ें हैं
कहने का मतलब ये है कंपाइलर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। जो उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कौन, कंपाइलर, जबकि वो क्या रहे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड रहे। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर समझा। ये जो है देखिए, ये क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड ब्लड रिलेशन में। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, उन चीज़ों को ही यूज़ करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ए एंड बी आर टू ब्रदर्स, ये पहला भाई, ये दूसरा भाई, सेम उस पर है तो मैंने यहाँ पर बता दिया। एंड सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो इसको अलग दे दिया। अब बाद में देख सकते हैं कि कोई पेयर जो है, अभी यहाँ पर सिस्टर दे रखा है तो अपन इसको अलग बना देते हैं कि ये जो सिस्टर्स हैं, सॉरी ये यहाँ पर देखिए C और D, माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये है A और B। A's सन इज़ D's ब्रदर, A का जो बच्चा है वो D का भाई है। कहने का मतलब देखिए, A's सन इज़ D's ब्रदर, D का भाई है कौन, A का बच्चा। तो यहाँ पर A का बच्चा मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये मैंने इसको स्टार मार्क दे दिया। ये क्या है, D का भाई है, तो D यहाँ पर आ गया। और ये पोजीशन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कि ये दोनों बहनें हैं, तो C सिस्टर, ये सिस्टर और ये ब्रदर। अब ये पूछ रहा है हाउ B इज़ रिलेटेड टू C, तो C से B रिलेटेड कैसे होगा। तो ये यहाँ पर C B को क्या कहेगा, इस तरीके से अगर पूछे तो C से रिलेटेड किस तरीके से होगा, तो C उसको क्या पुकारेगा, इस तरीके से इसका आंसर होता है। तो ये देखिए, ये इसके पिताजी हो गए जो C के पिताजी कौन है, A, और इसके ब्रदर मतलब चाचा हो गए। तो यहाँ पर ये जो होगा ये अंकल इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आए तो यहाँ पर देखिए क्या कहेगा C B को, है ना, तो वो इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है हाउ मैनी OSI लेयर्स आर कवर्ड इन X.25 स्टैंडर्ड। अगर अपन बात करें X.25 स्टैंडर्ड की, तो इसके अंदर ये पैकेट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। इसके अंदर 3 लेयर्स इसकी आती हैं, जो कि नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, 3 लेयरों को कवर कर लेता है कौन सा, X.25 स्टैंडर्ड ऑफ OSI लेयर। ठीक है, अब ये होता क्या है देखिए, फिजिकल लेयर इसके अंदर जो होती है, फिजिकल लेयर, फ्रेम लेयर एंड पैकेट लेयर डिफाइंड फंक्शन एट फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल की जो X.25 लेयर होती है, ये 3 लेयर्स को अपने आप में ले लेती है। तो इस तरीके से अपन इसको समझते हैं। चलिए आज अपन 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसमें अपन 50 to 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है तो अपन इसको लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया। आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।